क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपडेटर सऊदी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 31 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन संबंधित जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो ये वाले। देखिए, वीर सावरकर पर्सनालिटी बेस्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, टॉपिक आ सकता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि क्वेश्चन आ सकता है। और युवा, ये एक नई स्कीम चालू करी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसका नाम है प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑर्थर्स। ठीक, मतलब जो युवा जो लेखक है उनके लिए बनाई गई है युवा स्कीम। ठीक है। और आपका जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग यानी कि कैडर रूल्स जो है 1954 वाले, इसका नियम 6 सब क्लॉज 1। ठीक, इससे संबंधित क्या चीज़ें हैं देखेंगे। जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। जीएसटी देखो, ये क्वेश्चन आपका पहला आज का ये है कि ये क्या ये सांविधिक निकाय है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या संवैधानिक निकाय है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप लोगों को बताना है। और देखो आखिरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, ये नई आई है, इसके बारे में अभी काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में जानेंगे। यूपीएससी का 4 जून से और ईपीएफओ का 27 मई से ऑलरेडी कंप्लीट पेड ग्रुप ऑफ सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। आप लोग इन नंबर्स पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी एडमिशन ले सकते हैं 856400053096960689 पर। ठीक, आज का जो हमारे इंपॉर्टेंट डे है 31 मई को, कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है? एंटी टबैको डे। ठीक, बिल्कुल भी जो है तंबाकू निषेध कुछ भी ये सब मत किया करिए, बहुत ही ज़्यादा अंदर तो खोखला आपको बना देगा। कभी भागना पड़ गया ना तो फिर आपको बिल्कुल हाँफ आपके आप बढ़ जाओगे पहले। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप लोग से बोल रहा हूँ, इससे मत खेलिए। ठीक, इसमें इतना खर्चा भी है उतने की, अगर आप जो है कुछ बढ़िया चीज़ पियोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब जूस वूस। ठीक, और मतलब कुछ और ना पीने लगना। अब ये मना किया तो पता चला कुछ और पीने लगे जाके कि सर आप पे बोले रहो। देखिए, और ये दूसरा है नेशनल मेमोरियल डे। अब ये क्या है कि मई के लास्ट मंडे को होता है, तो ये डेट चेंज हो सकती है। ठीक, नेशनल स्मृति दिवस। देखिए, वीर सावरकर जी जो है आपको मालूम है, इनके बारे में काफ़ी जो है थ्योरीज हैं, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ है, बट हम लोग यहाँ पे एज एन एस्पिरेंट, जैसे कि अपनी स्पेक्ट्रम की बुक है, इन सब में जो दे रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी इनको श्रद्धांजलि दी, इनके बर्थडे पे 28 मई को था। ठीक, वीर सावरकर जी जो है हिंदुत्व के बहुत बड़े जो है प्रवक्ता, इन्होंने पॉपुलराइज किया था। हालांकि इनके दी हुई हिंदुत्व की थ्योरी नहीं था, बताएंगे कि किसके द्वारा दी गई थी। और ये एक बहुत मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट थे। थोड़ा सा ये वायलेंस का उपयोग करके जो है अपना फ्रीडम में जो है चाहते थे भारत की, तो थोड़ा सा इसलिए जो है इनका निगेटिव जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ढंग से इसको इनके बारे में लिखा नहीं है। ठीक, तो ये वैसे काफ़ी टैलेंटेड आदमी थे, ऐसे ही कोई इसको हम लोग याद कर रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं है। ये वकील भी थे, कवि भी थे, ऑर्थर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक और फ्रीडम फाइटर भी थे। देखिए, इनके बारे में अगर जाना जाए तो इनको जो है कई सारे नाम और भी थे इनके, सिंपली वीर सावरकर, आपका स्वतंत्र वीर सावरकर, ये सब थे। मराठी लैंग्वेज में वीर सावरकर बोलते थे। ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंस में एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे, हिंदू नेशनलिस्ट थे, फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व इन्होंने फॉर्मुलेट करी थी, ऐसा बोला था हिंदू नेशनलिस्ट फिलॉसफी ऑफ हिंदुत्व। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये देखिए इन्होंने सावरकर जी ने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया। ठीक, जो हिंदू इंटरेस्ट के लिए रखी गई थी आपका ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स देखो हमेशा जो है, और ये ब्रिटिशर्स के रूप इस समय भी अलग अलग हो गए हैं, बस है अभी भी कोई ना कोई ब्रिटिशर, मतलब उस में ये हमेशा डिवाइड एंड रूल वाली रहती। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बांटा, आज भी लोग बांट रहे हैं और बांट के अपनी रोटी खा रहे हैं। ठीक, इन लोग से दूर रहिए। अपना जो है आपको समझना चाहिए कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। उस समय ब्रिटिश थे, आज के टाइम कोई और है, जिनकी रोटी जहाँ चल रही है उसी में वो लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। तो इनको जो इन्होंने जो है हिंदू महासभा ज्वाइन करी थी। दूसरे जो जिन्ना जी जैसे लोग जो थे, जिन्ना जी क्या बोले, जिन्ना जो जैसे लोग थे, शुरुआत में देखो इतना बढ़िया काम कर रहे थे, फिर उनको बहका दिया गया, ब्रिटिशर्स ने बहका दिया, और फिर बाद में जो को पूरी वो हो गए। इसी उसमें अगर आप देखो तो सैयद अहमद खान भी थे आपके, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो बिल्कुल उनको जो है ना ब्रेन वॉश कर देते थे लोग, ब्रिटिशर्स लोग, आज भी लोग कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग को इनसे बच के रहना चाहिए। देखिए, हिंदू महासभा ज्वाइन करी और इन्होंने पॉपुलराइज किया हिंदुत्व को। ठीक, जो कि टर्म किसने कॉइन किया था? चंद्रनाथ बासु ने किया था। चंद्रनाथ बासु ने हिंदुत्व टर्म को कॉइन किया था, मतलब किया था, इन्होंने लोकप्रिय बनाया। आपके जो सावरकर ने जो है इसको टर्म को, हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाया, लेकिन जो है कॉइन किसने किया था? चंद्रनाथ बासु ने किया था। ठीक, और ये जो है हिंदू आइडेंटिटी की बात करता है, कलेक्टिव हिंदू आइडेंटिटी की,
और जो एसेंस ऑफ भारत है, मतलब भारत जो है हिंदू इस टाइप का है। हिंदू मतलब वो धर्म से नहीं बोलते हैं, और हिंदुओं में धर्म का मतलब रिलीजन भी नहीं होता। आपको एक चीज़ बता दें, धर्म का मतलब हिंदुओं में होता है ड्यूटी। ठीक, तो हिंदू मतलब एक जो कल्चर हमारा हमेशा से हो रहा है, एक वे ऑफ लिविंग है। ठीक, और इसमें जो है हमारी ड्यूटी है कि हम जितने भी लोग हमारे, देखो कितने सारे कल्चर तो हमने एसिमिलेट किए अपने साथ में। ठीक, उनको आज भी एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, आज भी हमने उनके साथ वो नहीं किया। ठीक, वैसे देखो, अब देखो इससे कैसे पता चलता है, सावरकर जी एक एथीस्ट थे, नास्तिक थे, और उसके बाद हिंदू की फिलॉसफी दे रहे हैं। तो ये हिंदू वो धर्म वाला नहीं दे रहे हैं, ये ड्यूटी वाला दे रहे हैं कि एज ए हिंदू आपको क्या करना चाहिए, हिंदुत्व वाली बात है। जितना मुझे समझ में आता है, छोटी मोटी मेरी नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये प्रैग्मेटिक जो है प्रैक्टिशनर थे हिंदू फिलॉसफी के। ठीक, हिंदू दर्शन के व्यवहारिक अभ्यासी थे ये। और इनका ब्रदर जो था, उनके साथ में मिलकर इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्होंने कई सारी पब्लिश भी करी बुक्स इंडियन इंडिपेंडेंस पे। उसमें से एक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि भारत का जो 1857 वाला जो क्रांति थी, सिपाही क्रांति जिसे बोलते हैं, उसके बारे में थी। और इसकी वजह से इनको बैन भी कर दिया गया था, इनकी वाली बुक को। ठीक, और 1910 में जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया, और इनको जो है इंडिया हाउस से, मतलब ये अरेस्ट किए गए आपका ब्रिटेन में, और वहाँ से फिर इनको एक्सट्रेडिटेड किया गया इंडिया में। ठीक, वहाँ से जो है इनको भेजा गया, प्रत्यर्पित किया गया इंडिया में, क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे थे इंडिया हाउस में। ठीक, अब देखो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा है बंदा, और इन्होंने फिर जब वापस आए थे तो इन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन फ्रांस में मतलब भाग के इन्होंने सोचा फ्रांस में असाइलम ले लेंगे, लेकिन असाइलम क्या, कुछ नहीं, फ्रांस ने इनको पकड़ लिया वहाँ पर। ठीक, पोर्ट ऑफ मार्सेलीज में, और जो है जो इंटरनेशनल लॉ था उसके विपरीत जाते हुए फ्रांस ने क्या किया, ब्रिटेन के दबाव में ब्रिटेन को वापस कर दिया इनको। ठीक, भागने हो गए थे, भाग गए थे वैसे ये। ठीक, ऑन द रिटर्न जो है सावरकर को 2 लाइफ टर्म 50 साल की सज़ा सुनाई गई। आपका वहीं जो सजाए काला पानी वाली जो है सेलुलर जेल, अंडमान और निकोबार वाले में। अब फिर देखो 27 साल आफ्टर जो है 1937, अब ये देखिए इन्होंने काफ़ी इधर उधर जाना, ट्रैवल करना स्टार्ट किया। हिंदू पॉलिटिकल और सोशल यूनिटी की इन्होंने बात करी। ठीक, और जो है प्रेसिडेंट भी बने ये हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी के। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की भी बात करी। ठीक, इसमें भी वैसा मत जाना, ठीक, जो मैंने बताया पहले वैसे है। ठीक है, हिंदू 1948 में इनके ऊपर एक चार्ज भी लगा, जो जिसमें इनको बाद में जो है कोर्ट ने जो है रिहा कर दिया था। चार्ज क्या था कि महात्मा गांधी जी का जो हत्या कराएगी उसमें इनका हाथ था, बट ऐसा नहीं, कोर्ट को हम मानेंगे, कोर्ट सबसे सर्वोच्च है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिनव भारत सोसाइटी क्या थी, इसको यंग इंडिया सोसाइटी बोलते हैं, सीक्रेट सोसाइटी थी, और अंग्रेजों के खिलाफ सोसाइटी ये थी। और इसमें ये विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, इनके जो भाई 1904 में इसको बनाया गया था। इन्होंने एक मित्र मेला करके जो है नासिक में बनाया था पहले, विनायक सावरकर ने। और इनिशियली जो है ये मित्र मेला था व्हेन विनायक सावरकर वॉज स्टिल ए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट थे फर्गूसन कॉलेज में पुणे में, तब इन्होंने मित्र मेला बनाया था, सोसाइटी थी। और ये थोड़े टाइम में काफ़ी जो है ज़्यादा कई सैकड़ों लोग इसमें आ गए। उसमें क्रांतिकारी और राजनीतिक एक्टिविस्ट भी थे, और इसकी ब्रांचेस भी कई सारे पार्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ तक कि लंदन वंदन तक भी खोली गई। ठीक, और इनका इट कैरीड आउट ए फ्यू असैसिनेशन भी कराए ब्रिटिश ऑफिशियल्स के, ब्रिटिश के अधिकारियों को कुछ हत्याएं भी इन्होंने कराई। फिर बाद में 1952 में जो ये सोसाइटी थी उसको फिर रोक दिया गया, खत्म, मतलब औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक, तो ये सारी जो है वीडी सावरकर जी से थी। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एज एन एस्पिरेंट आपको सोचते हुए पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी कोई भी आप पॉलिटिकल ओपिनियन मत बनाना इसके लिए, ना किसी के उससे जो है आपको जो है गुमराह होना है। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि युवा स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री स्कीम फॉर मेंटरिंग युवा यंग ऑथर्स। ठीक, आपका युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना बनाई गई। अब इसमें देखो क्या है, जो लोग 30 साल से, अभी देखो ये डायग्राम उससे बताता हूँ, 30 साल से छोटे हैं, ठीक, और जो लोग भी हैं प्लीज़ इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जो ऑर्थर कुछ चुने जाएंगे। अभी कब तक इसका है, 31 जुलाई तक, 1 जून से 31 जुलाई तक इसके जो है चालू है कंटेस्ट। तो आप लोग जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपका gov.in जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाकर। और इसमें फिर जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, यंग और बडिंग ऑर्थर्स को जो नए 30 साल से नीचे हैं, और उन लोग को ये दिया जाएगा टास्क कि भैया प्रमोट करो। देखो यार, ऐसा है, पोयम वोयम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। जब जो है हमारे देश के क्रांतिकारी भी जेल में बंद थे और भूख प्यास से रहते थे, फास्टिंग करते थे, 60 दिन से ज़्यादा जो है वो लोग नहीं कुछ खाते थे,
तब वो लोग, जब वो होता ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये चीज़ें जो है जुनून में भर देती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूज़िक में है ही ऐसा जादुईपन। आप कभी बोर हो, मैं आपको बताता हूँ, ईयरफोन लगाओ, कुछ ना कुछ अच्छी म्यूज़िक सुनो, ठीक। वहाँ जो है मतलब कोई भी जो है बेकार सा गाना, ये कोका कोला तू और ये सब जो है चल गोवा खींच के ले जाऊंगा, ये सब नहीं सुनना है, ठीक है ना। आपको सुनना है लॉजिकल अच्छी म्यूजिक, इस टाइप की जो मोटिवेशनल जो है, मेरा रंग दे बसंती जो बहुत ही बेहतरीन उस समय भी और आज के टाइम पे भी, देखिए वहीं एक चीज़ कराई जा रही है कि देश में राइटिंग रीडिंग बुक कल्चर को बढ़ावा देना है। और इसमें ऐसे नहीं है, जो मेंटरिंग की जाएगी वो बाहर से भी, फॉरेनर्स भी आएंगे, वो भी मेंटरिंग करेंगे। अब देखिए ये इस पिक्चर में पूरा दे रखा है, अच्छे समझ लेते हैं, ठीक। ये एक हिस्सा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जब देश के 75वां साल होने वाला है, तब ये जो है मोदी जी ने स्टार्ट करवाया दांडी मार्च से। इसको कवर किया था हम लोगों ने, याद है ना, 10 मार्च से। तो दांडी मार्च से लेके ये चलेगा आपका 15 अगस्त, ठीक। तो इसमें 75 दिन का है, 75 साल सॉरी, जब होने वाले हैं। तो हम लोग क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022, ठीक। इसमें ये स्कीम लॉन्च करी गई है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें 30 साल के नीचे जो बंदे बंदी जो भी हैं, सब लोग पार्ट ले सकते हैं, इनको मेंटोरिंग करी जाएगी। इसका थीम यही है कि जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में हम कम जानते हैं, कई सारी महिलाएं हैं जिनके, जैसे लक्ष्मीबाई जी के साथ में कौन सी वो महिला थी, एक दलित महिला थी, जिसने कि उनका जो है कभी हम शक्ल टाइप से कभी उनको बचने में इतना किया, लेकिन नाम जो है उनका नहीं आता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसे अनसंग हीरोज के बारे में लिखिए, आप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखिए, जो राष्ट्रीय मूवमेंट आंदोलन था उसके बारे में लिखिए, इन सब पे कवि कवित्री बनिए। ये वाली चीज़ है, आपको जाना है mygov.in में, जो लोग भी 30 साल से नीचे, जरूर इसको करना, ठीक। ऑल इंडिया कंटेस्ट अभी बताता हूँ, एक और मोटिवेशन भी है इसके पीछे ज्वाइन करने का। 6 महीने में 3 लाख रुपए की इसमें मिलेगी, इस टाइप वो जो है इसमें स्कॉलरशिप। 6 महीने में 3 लाख रुपए बहुत है आधे साल में, ठीक है। 50,000 रुपये है हर महीना 6 महीने के लिए। और ये 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगी। टोटल जो है 75 ऑर्थर को सेलेक्ट किया जाएगा, जिनको मेंटोरिंग कराई जाएगी। और 15 अगस्त को इनके नाम जो है, सेलेक्टेड ऑर्थर्स का नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। विनर की एंट्रीज जो है वो पब्लिकेशन में डाली जाएंगी 15 दिसंबर को 2021 को। और जो इनकी बुक्स है उनको कौन, नेशनल यूथ डे कब होता है, 12 जनवरी 2022 को, युवा दिवस में इनका पब्लिश जो भी बुक होगी वो पब्लिश करी जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि 12 जनवरी को क्या होता है जो युवा दिवस मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना इस पे। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है जिनका इस दिन बर्थडे होता है, चलो बता दिए थोड़ा बहुत। 50,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा 6 महीने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ये भी मोटिवेशनल है। जरूर कवि कवित्री आपको अगर लगता है कि आप लिख सकते हो तो जरूर करिए। थीम पर सारी चीज़ें बता दी, यही सब यहाँ पे बताया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल के पूरे होने वाले हैं। फॉरगॉटन हीरोज़ जो है, जिनको हम भूल गए, उनके बारे में सबको आपको लिखना, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक देख के बताया, ठीक। एक मैं तैयार कर रहा हूँ हिस्ट्री से संबंधित, जो मैंने इधर देखा है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत ज़्यादा जो है, पिछली बार जो इतने भी क्वेश्चन पेपर आए उसमें एक थीम मुझे दिखी, उस पर रिलेटेड एक मैं वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ, हिस्ट्री से संबंधित बता देता हूँ, ठीक। अभी इसका मैंने हिंट भी थोड़ा बहुत दिया था, वो उस तरीके का मैंने देखा कि पूरे यूट्यूब पे भी नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा बना दूँ कि आने वाले टाइम के लिए यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी सबके लिए वो वन स्टॉप हो जाएगा। फिर मेरे बनाने के बाद तो बहुत लोग बनाएंगे, लेकिन वो मैं ऐसा ही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने भी अभी तक उस पर बनाया नहीं, मुझे भी नहीं मिला। मैंने कई जगह से उसका रफ डेटा बना लिया सब, फिर उसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ मैं, ठीक। वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्कीम जो है वही सारी चीज़ें, नेशनल बुक ट्रस्ट इसको करेगा, अपना जो विरासत है हमारी, जो कल्चर है, जो नॉलेज सिस्टम, इसको बढ़ावा देना है, ठीक। मेंटरशिप होगा, नेशनल बुक ट्रस्ट इसको बढ़ावा देगा। एक कल्चर से, एक लैंग्वेज में जो होगा उसको हम दूसरी लैंग्वेज में अनुवाद भी कराएंगे, और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देंगे। और इसमें जो भी बेस्ट ऑर्थर्स है पूरी दुनिया में, लिटरेली फेस्ट होगा, सबसे मिलवाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मौका है, प्लीज़ ज्वाइन करिए, ठीक। और बनिए, इसमें 75 ऑर्थर चुने जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन से मुझे इसलिए याद आया कि क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, ओनली यूपीएससी नाम से, ठीक। वहाँ पे जाइए, आप लोग को क्वेश्चन आज का मिल जाएगा, ठीक। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है, संवर्ग यानी कि कैडर, रूल्स 1955 से संबंधित जो नियम है, 6 सब क्लॉज 1 क्या है पूरा समझेंगे। देखिए, कैडर रूल से मुझे याद आ रहा है 2014 में यूपीएससी ने, 2014 ही है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014 में कैडर से रिलेटेड यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो है अलापन बंदोपाध्याय, ठीक,
तो इनको जो है इस वाले रूल के अंतर्गत नियम 6A किसका, कौन सा कानून, कौन सा रूल जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियम 1954 के नियम 6 सब क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि भाई साहब जो आप स्टेट में काम कर रहे हो, भले चीफ सेक्रेटरी कुछ भी हो, सिविल सर्वेंट तो हो ना, तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में तो हो ना, आप एक काम करो, वहाँ छोड़ो और तुरंत दिल्ली आओ, सेंटर में आओ, सेंट्रल, ठीक, तुरंत दिल्ली आओ। अब हो क्या रहा है, देखो गेम समझो। यहाँ पे क्या था कि इनका जो है वो होने वाला था, रिटायरमेंट होने वाला था। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि 6 महीने की इनको अभी रिटायर नहीं करेंगे हम, 6 महीने की और मोहलत दे दो, ठीक। और फिर ये पता चला कि अच्छा ठीक है, 3 महीने तक और इनको अभी स्टेट में रुकने का एक्सटेंशन दे दिया गया, ऐसा खुद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जी ने बताया। फिर इसके बाद अब जो है ये नियम ये कहता है कि कुछ नहीं, जब हम ये नियम लगा रहे हैं तो स्टेट के साथ हम पूछेंगे कि ये नियम क्या है कि भैया तुरंत वापस आओ, इमीडिएटली ऑफिसर को वहां से छोड़ना है और दिल्ली आना है, सेंटर में आना है, ठीक। और इस पे बात होगी, स्टेट से बात होगी। लेकिन अगर कोई जो है उन दोनों के बीच में भेदभाव कुछ मतलब कोई भी जो है नहीं तू मैं या कुछ भी हो रही है बात, तो जो सेंटर कहेगा वो माना जाएगा, ठीक। ये रूल बोलता है। तो अब इन भाई साहब को, चीफ सेक्रेटरी जो थे 1987 बैच के, इनको 31 मई को रिटायरमेंट होना था, मतलब कि आज, और अब ये जो है वापस इनको जो है भेजा जाएगा। इस रूल में यही कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिर सेंटर की चलती है। अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक, और मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि ये रूल क्या है, यूपीएससी क्या पूछेगा, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब कि संघवाद में जो भारत में क्या यूनिटरी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो वन ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ पे इसी सिचुएशन को पैराफ्रेज करके वो क्वेश्चन बना देगा एक स्टेटमेंट। ध्यान रखना, इसलिए समझना बहुत जरूरी है, आसान भाषा में पूरी क्लियरिटी के साथ में। अदरवाइज आप वहां पे आपको वो सोचने पर मजबूर तो कराएगा, लेकिन आप निकल जाओगे आसानी से अगर आपने ढंग से समझा हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ है। और इन्होंने बोला था 6 महीने, फिर उन्होंने कहा 3 महीने मिल गई, फिर इन्होंने कहा कुछ नहीं भाई साहब वापस आओ, इस रूल के अंतर्गत हमने ये कहा है सेंटर पे आपको आना ही पड़ेगा, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट की इसमें चलती नहीं है भाई साहब। पहले इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कैडर ऑफिसर जो भी है उसके लिए सहमति लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक। और उसके बाद जो है सेंटर ने अगर बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर कोई असहमति बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही फाइनली चलेगी, स्टेट की नहीं चलेगी। अगला जो हमारा टॉपिक है, मैंने क्वेश्चन इससे पूछ चुका हूँ, जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है कि सांविधिक या वैधानिक बॉडी है, बताइए। देखिए इसकी 43rd गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है काउंसिल मीटिंग हुई अभी, और ये काफ़ी टाइम बाद हुई, पिछली बार अक्टूबर में हुई थी, और काउंसिल फर्स्ट मीटिंग है इस साल की ये। और असेंबली इलेक्शन थे, बजट सेशन था, इसलिए जो है ये नहीं हो पाया था। ये सब कुछ मतलब खाली संदर्भ की बात है, क्यों नहीं हो पाया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, कई सारी चीज़ें जो है निर्मला सीतारमण जी जो कि जीएसटी काउंसिल की हेड होती हैं, ये समझने वाली बात है। देखो लिखा हुआ जीएसटी काउंसिल लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, तो कौन होता है हेड, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। उन्होंने ये बताया कि हमने कई जगह छूट करी है इंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, ठीक। क्या होता है ये भी समझेंगे, क्योंकि और इंपोर्ट करेंगे हम फ्री कोविड रिलेटेड सप्लाईज, मतलब इसकी दवाई एक मंगाई जा रही है ब्लैक फंगस वाली, तो उसको जो है हम इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। मतलब आपका एक स्टेट से अंतर राज्य गुड्स सर्विसेज इधर से उधर जा रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है सेंटर के द्वारा, वो नहीं किया जाएगा, ठीक। इसी तरीके से राज्य का होता है, उसमें क्या होता है कि स्टेट ही लेवी करती मतलब लगाती है टैक्स और यही कलेक्ट करती है। सेंट्रल में क्या होता है कि जो भी, अब देखो इन सब में तो अंतर मतलब किसी स्टेट, मतलब यूपी है तो यूपी के अंदर ही जो लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसकी बात हो रही है। स्टेट में भी किसी स्टेट के अंदर ही बात हो रही है। लेकिन आईजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट में क्या है कि 2 स्टेट के बीच में बात हो रही है, ठीक। 2 स्टेट के बीच में जा रही है, फिर दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वहाँ पे अगर होगा तो सेंटर करता है, सेंटर में भी सेंटर करता है, स्टेट वाले में स्टेट लगाता है और कलेक्ट करता है, ठीक। अब तो ये लिस्ट मैंने डेफिनेशन तो पढ़ी, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इन्होंने अनोखी मिस कर दी कि ये किस प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष टैक्स होता है, कर होता है कि अप्रत्यक्ष कर होता है। और मतलब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर का मतलब यह है कि किस तरीके से किसी के ऊपर ये दबाव पड़ता है, ठीक।
तो फिलहाल कुछ जो है करों का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जीएसटी के अंतर्गत। जिन जो पहले टैक्सेस थे उनको जो है 1 जुलाई 2017 से उनको सबको एक करके जो है जीएसटी बना दिया गया। वो कुछ टैक्स जो है वो कौन कौन से हैं? एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक, वैट वैल्यू एडिशन टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, और जो है इन सबको मिला के सिंगल जीएसटी टैक्स बनाया गया है। अब देखिए एम्फोटेरिसिन बी, ये जो है इसके जो ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए होते हैं, इस पे से जीएसटी उन्होंने हटा दिया है। और सीतारमन जी ने ये भी कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बनाएंगे। ये वैसे ये कहीं पे भी संवैधानिक और असंवैधानिक, ये मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक, मतलब इस पर कोई लॉ भी नहीं है, खाली गवर्नमेंट बना देती है। कहा है कि इसको बनाया गया और 8 जून तक ये बताएंगे कि हमें कहीं पे और पे भी क्या कुछ दवाइयों पे क्या हटाना चाहिए, कुछ छूट देनी चाहिए। तो ये 8 जून तक ये बताएगी। फिलहाल इन्होंने ये भी कहा है, देखो एक चीज़ होती है इन्वर्जन ड्यूटी या फिर इम्पोर्ट इन्वर्स ड्यूटी, ठीक। इसमें क्या होता है कि कोई आप रॉ मटेरियल है, अब ये वाली दवाई है, समझना, ये वाली ड्रग जो है, इस ड्रग को एपीआई आप मंगाते हो ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे कि दवाई बनाई जाती है, ये होता है रॉ मटेरियल किसी दवाई को बनाने के लिए। अब रॉ मटेरियल से ज़्यादा पे जो है ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो आप, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पे कम टैक्स लगा रहे हो, तो आप बताओ कौन सी चीज़ आप मंगाओगे? फाइनल प्रोडक्ट वाली बनाओगे ना। तो अब जो है जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि हमारे पास अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं हमको डेस्परेट टाइम्स पे, जैसे कि कोविड का भी चल रहा है। तो उसमें क्या है कि इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी। इसमें क्या होता है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट लोग मंगाने में फिर ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, रॉ मटेरियल क्यों मंगाएं? क्योंकि वो महंगा पड़ रहा है उसके द्वारा, ठीक। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा क्योंकि अब जो है जब आपने सीधे सीधे ड्रग्स पे ही ड्यूटी कम कर दी, तो लोग ड्रग्स सीधे मंगा लेंगे, रॉ मटेरियल क्यों मंगाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा अभी हम इस पर नहीं सोच रहे हैं, अभी हमको चाहिए ड्रग्स पहले, ठीक, जो मतलब ये ब्लैक फंगस को सही कर सके। अच्छा, इन्होंने और भी चीज़ें रैशनलाइज की है। लेट फीस, अब कई लोगों ने नहीं दिया, टैक्स वैक्स रिटर्न नहीं भरा यार, कोविड के टाइम पे किसी के पास नहीं था, तो उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, हम तुमसे टैक्स लेंगे, ठीक है। देखो क्या किया है गवर्नमेंट ने, कहा है कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं, युक्ति संगत कर रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया है, छूट नहीं दी है भाई साहब, उन्होंने कहा हम रैशनलाइज कर दे रहे हैं लेट फीस, जो तुम्हें 100 रुपये देंगे तो हम कुछ कम ले लेंगे, लेकिन लेंगे तुमसे जरूर। और गवर्नमेंट ने कहा कि इससे स्मॉल जीएसटी टैक्स पेयर जो है उनको बड़ा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होगा आप समझो आप, ठीक। एनुअल रिटर्न फाइलिंग भी जो है, और जो ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर कारोबार 2 करोड़ से नीचे का है, उन्होंने कहा है कि उनके लिए ऑप्शनल है, 2020-21 में चाहें तो करें ना करें। और उन्होंने कहा जो 5 करोड़ के कारोबार ज़्यादा वाले हैं उनको रिकन्सिलिएशन जो है, समाधान विवरण जो है देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों, कितना, कैसे, क्या इन्होंने किया। कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन जीएसटी कंपनसेशन सेस ये होता है कि जीएसटी के पहले जो है मान लीजिए किसी स्टेट को 100 रुपये मिलता था, तो अब जीएसटी के आने के बाद मान लो अगर उन्हें 80 रुपये कर से मिल रहा है, तो जीएसटी के जब बनाया जाता तो उसमें लॉ में ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जो है रेट जो कलेक्शन है उसमें अगर कुछ कमी आएगी तो कंपनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ के एग्जाम्पल के अनुसार 20 रुपया। समझा की बात? तो इसी को ही कंपनसेशन सेस बोलते हैं। अब सेस लगाया जा रहा है तो मतलब किसी कार के पूरा होने, क्योंकि ये कंपनसेशन ऐसा तो ना जिंदगी भर देती रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ टाइम के लिए उन्होंने कहा है, तो उसी टाइम के लिए सेस भी होता है। जब ये कार्य पूरा हो जाता तो सेस खत्म हो जाता है। समझ में आ रही? इकोनॉमी ऐसी पढ़ा दूंगा कि आपने कभी ये लगेगा ही नहीं यार कि यार ये इकोनॉमी क्या इतनी टफ होती थी, ठीक। सब मतलब यूपीएससी लेवल की चाहिए हमें, अर्थशास्त्री नहीं बनना है, हमें यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आईएएस बनने के बाद भी उतनी ही इकोनॉमी की जरूरत है, ठीक। फॉरेन मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी जो है, उन्होंने एक स्पेशल सेशन भी बुलाया है, कंपनसेशन कितना कैसे क्या 2022 के बाद, क्योंकि अब 2022 में खत्म हो रहा है, तो अब उन्होंने कहा कि कितना कंपनसेशन 2022 के बाद कैसे क्या दिया जाएगा, उसके लिए अब एक मीटिंग बुलाएंगे फिर से, चाय नाश्ता, समझ रहे हो। तो जीएसटी क्षमादान योजना भी एक है। क्षमादान योजना में यही चीज़ है जो लेट वाली थी ना बात, उन्होंने कहा कि हम लेंगे जरूर भैया तुमसे जीएसटी, लेकिन कम लेंगे, ठीक, देना पड़ेगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी क्या है? सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, एक एंटीबॉडी कॉकटेल है। भाई हमारे यहाँ क्या वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन क्या करता है, या तो उसमें वायरस मरा हुआ है या फिर जो है बहुत ही पिटा हुआ है, ठीक, वो हमारे शरीर में जाता है और जो है उस हमारा शरीर उसको पीटता है और फिर याद कर लेता है। टी सेल 2 तरीके के होते हैं वैसे, टी सेल जो है किलर सेल है, ठीक, ये मारता है फिर उसको, बी सेल को
बता भी देता है कि भैया मेमोरी में रखना, ठीक। ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है, वाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत हो रहा है, ठीक, ये इसी के पार्ट है। तो और उसको बोल देते हैं भैया याद रखना बी सेल, मेमोरी में डाल लो, अगली बार ये जो है कल मुहा इधर फिर दिखे तो और कस के पिटाई करनी है इसकी, ठीक। तो ये वैक्सीन काम होता है। तो जब ये चीज़ें आपके एंटीजन आते हैं, ठीक, ये एक पैथोजन, इसके अंदर वैक्सीन के अंदर क्या होता है, पैथोजन, ठीक, उसको आप समझो तो एंटीजन है। एंटीजन एक तरीके का प्रोटीन होता है। जैसे ये जो है ना, इसके कोरोना, इसके बाल खड़े हुए हैं ना, ये बालों पे ही जो प्रोटीन, इसी वजह से ये आसानी से सेल्स के अंदर चला जाता है और रेप्लिकेट करता है उसको होस्ट बनाकर। तो उन्होंने ये कहा है कि जो एंटीजन है, यही वाला जो कांटेदार स्पाइक्स है ना, इसी का प्रोटीन इसमें इन्होंने डाल दिया है। और जब इसका तो फुल फॉर्म क्या है एंटीजन का, एंटीबॉडी जनरेटर। तो जब ये जाके हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये टी सेल और ये सब लोग जो है एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज रिलीज हुई है ना, उन्हीं का कॉकटेल बना के, अब 2 दवाइयां हैं, उनका नाम इसमें जानना याद करना जरूरी है, ध्यान रखना। 2 दवाइयां हैं एंटीबॉडी कॉकटेल वाली, उनको जो है अब हमारे शरीर में डायरेक्टली डाला जा रहा है, ठीक, ताकि जो है अगर कोई व्यक्ति है जो कोविड से लड़ रहा है या फिर उसको हो गया तो उसको जो है तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाए, तुरंत रिस्पॉन्स उसको मिल जाए। तो ये एंटीबॉडी वाला जो ये कॉकटेल लिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, ऐसे लोगों से जो लोग ऑलरेडी एंटीबॉडी, ऐसे लोग के ब्लड से जो लोग ऑलरेडी एंटीबॉडी बना चुके, मतलब इससे कोविड से सही हो चुके हैं, उनका ब्लड लेंगे, उसमें वाइट ब्लड सेल जो है जिसके अंदर से एंटीबॉडी निकलती है, उसके जो है क्लोनिंग कर लेंगे, ठीक, उसके और सेल बना लेंगे उसमें और, तो ये इसके कई सारे रेप्लिकेशन बना के फिर एंटीबॉडी, मतलब एक उससे लेके कई सारे रेप्लिकेशन करके, डुप्लीकेशन करके एंटीबॉडी की भरमार बना लेते हैं, ठीक। तो एंटीबॉडी कॉकटेल बन जाती है। अब वो जो 2 दवाइयां हैं जिनसे यहाँ पे कॉकटेल बनाया जा रहा है कोविड से निपटने के लिए, वो कौन सी हैं, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड होता है एंटीबॉडी, ठीक, नेचुरल इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, बिल्कुल बिल्कुल जो है बिल्कुल तुरंत जय और वीरू तरीके से। और जो है ये एंटीबॉडी, जय और वीरू वाला मैं अभी चलो बताऊंगा। इसमें यही है कि सर्टेन ये जो प्रोटीन है, जैसे इन्होंने ये बाल खड़े वाले से जो कोरोना के जो स्पाइक्स है उनसे अगर ये निकाला है तो ये उन्हीं पे जाके एंटीबॉडी चिपकेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस कलमुहे को पहचान लो, तो वो उसी कलमुहे को मेमोरी में रख लेता है बी सेल, और जब अगली बार आता है तो उसको जो है कतई बिल्कुल मार मार कर सफ़ेद कर देता है। तो ये चीज़ है। तो ब्रिज जो है एक वैक्सीन का है, इसमें देखिए यही है, 2 तरीके की टी सेल होती हैं। एक होती है टी हेल्पर सेल, ठीक, ये एक्टिवेट करती हैं एक्चुअली बी सेल्स को, और ये मतलब वाइज टाइप की हैं। ये साइटोटॉक्सिक जो टी सेल होती है ये किल करती हैं, किलर सेल जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें, और ये मोनोक्लोनल जो है एंटीबॉडी जाके यहाँ पर, तो ये जय और बीरू है, ठीक है। तो जय को टय समझ सकते हो, टय और बीरू, बीरू मतलब बी सेल, और बी सेल जो है मेमोरी में डाल देता है। ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव यही है देखिए कि ट्रीटमेंट जो है को थोड़ा सा बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। और इसमें जो है जैसे कि रेडियोथेरेपी होती है ना, कैंसर में कई लोग को आपने देखा होगा कि रेडियो इम्यूनोथेरेपी कराना पड़ता है उनको, तो जो सेल खराब होते हैं उन्हीं पे जाके टारगेटेड जो है वो लीथल केमिकल डोज डालता है। उसी तरीके से ये एंटीबॉडी कॉकटेल भी जो है, वो जो स्पाइक्स वाले हैं वो जब आते हैं तो उन्हीं को पहचान के उन्हीं पे रिस्पॉन्स करता है। इसी को इम्यून चेक पॉइंट थेरेपी बोलते हैं। अच्छा, इसमें देखिए इम्यून जो चेक पॉइंट थेरेपी है वो ये है कि कुछ जो है मोर रिसेंटली एंटीबॉडीज जो बनी हैं, ठीक, वो मॉलिक्यूल पे जाके चिपक जाती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल पे जो कि टी सेल बढ़ने से रोक रही हैं, तो उनको रोकने नहीं देती हैं, और जिससे कि जो है टी सेल का रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। इसी को इम्यून चेक पॉइंट थेरेपी बोला जाता है, ठीक। और ये पॉसिबल है कि क्रिएट करना एमएबी, और जो है इससे अगर ये चीज़ चल गई तो हम और भी जो है बनाएंगे वैक्सीन, एंटीबॉडी, और इस तरीके से जो वैक्सीन मतलब जो है इस पे डिजीज़ेस को सही कर सके। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ दिखाई जा रही है जैसे कि अल्जाइमर डिसीज़, ठीक, तो इन सब के जो है अभी वैक्सीन नहीं बने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स, ठीक, रेमेटॉइड आर्थराइटिस गठियाबाई जिसे बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ठीक। और ये बनाई कैसे जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वाइट ब्लड सेल लिया, ठीक, और उससे जो है उसको डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, उससे एंटीबॉडी निकलती हैं और आइडेंटिकल कॉपी बनाते चले गए। कोविड-19 के केस में भैया वहीं स्पाइक प्रोटीन, देखो कई बार बता चुका हूँ, ये जो इसके बाल है ना ये स्पाइक वाले, अब कोई जब ये कोविड खत्म हो जाएगा ना, कोई लड़के होते हैं ना स्पाइक खड़े बाल लेके घूमते हैं, उनके ऊपर जो है चल सकता है कुछ उस तरह टाइप का। तो इसका उपयोग करने का देखिए क्या इतिहास क्या है कि
सबसे पहले एक ये बंदा था, क्या नाम था इसका, इम्यूनोलॉजिस्ट थे, पॉल एलिच, उन्होंने इसको मैजिक बुलेट बताया था, जो ये आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वाला है। ठीक, और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है ISPCS, कौन बनेगा ISPCS, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। पहला बाउंसर, जयंती नाम से जो चीज़, ये स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं जयंती नाम से। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये कौन सी जयंती है, तो जयंती जो है ये 12th सब जेनस बन गया है क्रिकेट की स्पीशीज़ का। क्रिकेट यहाँ पे बैट बल्ला नहीं है, यहाँ पे झींगुर की जो स्पीशीज़ है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ये जयंती एक प्रोफेसर थी, जयंत विश्वास, उनके नाम पर रखा गया है, और इन्होंने एक गुफा के में मतलब खोजबीन करते समय इसको ढूंढा था, इसलिए नाम रखा गया है। और ये गुफा कौन सी थी, भीमबेटका केव थी, जिसमें कि सब बहुत प्री हिस्टोरिक जो है पेंटिंग दिखती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है और पूछा ही गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, इट वॉज फाउंड इन कुर्रा केव्स छत्तीसगढ़ में पाया गया था, और जूलॉजिस्ट की टीम ने इनको ढूंढा था। ठीक, कुर्रा केव कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक, दांतेवाड़ा जो है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ऐसे ध्यान रखना। इंटरेस्टिंगली अब देखो इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ लिखी है, झींगुर आपने सुना है वो रात में वो जो है अजीब से आवाज़ निकालता रहता था, तो ये वाला जो झींगू है जयंती वाला, इसमें जो मेल्स हैं वो आवाज़ निकाल नहीं पाते हैं, और जो महिलाएं हैं वो उनके पास कान नहीं है। वाह, एक ने बोलना बंद किया तो दूसरे ने कान ही निकाल के फेंक दिया। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि गोवा का स्टेटहुड डे बनाया गया है, कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट ये है कि 28 मई को बनाया गया, बताइए सही है गलत है। ठीक, अगला ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल गोवान्स टू हेल्प एज इट हेल्प टू शेप गोवा डिस्टिंक्ट, मतलब गोवा की एक अलग से विशिष्ट पहचान बनी, जो कि एक गोवा वासियों के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। सही बात है भाई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये स्टेटमेंट सही है, कौन सा ट्रू पूछा गया है। ठीक है, और 2021 में 34वां स्टेटहुड डे है। सबसे छोटा स्टेट बताइए भारत में कौन सा है, और सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा यूटी कौन सा है, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, 30 मई को जो है स्टेटहुड इसको मिला था। गोवा जो है लिबरेट, सबसे देखो पोर्टुगीज़ के लिए क्या है, सबसे पहले भारत में आए पानी के रास्ते, और सबसे बाद में भारत से गए सारे यूरोपियंस में। ठीक, 1961 में इनको लात मार के भगाया गया, सॉरी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। दिसंबर 1961 में इनको यहाँ से खदेड़ा गया, और खदेड़ा क्यों किया, क्योंकि एक ऑपरेशन विजय हमको लॉन्च करना पड़ा 1961 में, पुलिस एक्शन था ये, और फिर हमने एनेक्स किया, मतलब वापस अधिग्रहण किया किसको, गोवा दमन एंड दीव को इंडियन मेनलैंड में। ठीक, और इंडियन यूनियन का ये स्टेट बना 25वां, और 30 मई 1987 में। ठीक, और गोवा के बारे में अगर जाने तो ये साउथ वेस्ट को महाराष्ट्र और कर्नाटका से घिरा हुआ है, इसकी पणजी इसकी कैपिटल है, कोंकणी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नाइट लाइफ खतरनाक है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को यूपी हमारा कंटेंट गाइडेंस अच्छा लगता है तो UPSC 4 जून, ठीक, कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप 2021 कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन EPFO ऑलरेडी 27 मई से चालू है। जल्दी ज्वाइन करिए, 60 दिन का है, फिर जितना लेट करोगे फिर इसके बाद मेरे ख्याल से मौका नहीं मिलेगा। तो इसमें कंप्लीट पेड ग्रुप भी है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी है। वॉट एवर यू वांट टू ज्वाइन, यू ज्वाइन बाई आफ्टर कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स 856400530996906608 पर। चलिए आप लोग से कल फिर से सुबह मुलाकात होगी, सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, खूब सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।